नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ है, जिसमें हम साइंस के उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपसे यूकेपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके साथ साथ में रिवीजन भी हो जाए और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लग जाएं, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते हुए चले। ये हमारा इस सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो हम यहाँ पे कवर करें। तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। एग्जाम से काफ़ी पहले आपको कंप्यूटर के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए। तब तक आप अपने बेसिक को कवर करते हुए जरूर चलें और कंप्यूटर की जो मास्टर वीडियो है उसके आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी एसआई यूनिट आपने बतानी है। जो इकाई है, मात्रक है, ये भी आपसे पेपर में पूछी गई है, ये भी यूकेपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका एसआई मात्रक क्या है, वेबर है। अगर हम बात करें चुंबकीय प्रेरक इंडक्टर जो होता है, मैग्नेटिक इंडक्टर, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है गॉस। ठीक है, अगर हम बात करें जो चुंबकीय ध्रुव शक्ति होती है उसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर मीटर, और जो चुंबकीय तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेट, उसकी यूनिट आपकी ऑर्स्टेड होती है। इन चारों को आपने याद करना है, चारों मैग्नेटिक से जुड़ी हुई आपकी इकाइयां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप युग माना जाता है। तो देखिए, सरीसृप युग यानी कि एरा ऑफ रेप्टाइल्स, इनमें से किस युग को रेप्टाइल का एरा यानी कि जो सरीसृप होते थे, जिस काल में डायनासोर पाए जाते थे, किस काल को माना जाता है। सही आंसर है हमारा मेसोजोइक एरा। जो मेसोजोइक एरा था, इस काल में माना जाता है कि पृथ्वी पर बड़े बड़े जो विशालकाय सरीसृप थे, जैसे डायनासोर थे, उनका यहां पर रहना था पृथ्वी पर। ठीक है, तो किस काल को सरीसृप युग माना जाता है, डायनासोर का काल माना जाता है, मेसोजोइक युग को माना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं पर याद कर लीजिए, यहां पर से आपके केवल 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मेसोजोइक युग के बारे में हमने बात कर लिया, एरा ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, जो आपका सेनोजोइक युग है, इसे पक्षियों का युग और स्तनधारियों का युग बोला जाता है। इन दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, बर्ड्स का एरा या जो मैमल्स होते हैं उनका एरा किसको बोलते हैं, सेनोजोइक युग को बोलते हैं। तो दोनों आपको बातें याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है। देखिए, जीवित जीवाश्म होता क्या है, ऐसा जीव जो आज से लाखों साल पहले पृथ्वी पर आया था या पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था, और आज भी जितने सारे प्राकृतिक परिवर्तन हुए उनका उन पे ज्यादा प्रभाव ना पड़ा और आज भी वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को जीवित जीवाश्म बोला जाता है, लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। अगर हम बात करें इन चारों में, यहां पर से आपका जीवित जीवाश्म कौन सा है, सही आंसर है हमारा लिम्यूलस जो है, यह आपका एक जीवित जीवाश्म है। और यही क्वेश्चन आपसे पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम लिम्यूलस की बात करें तो इसे किंग क्रैब भी बोला जाता है। ठीक है, किंग क्रैब, और ये आपके ऑर्थोपोडा संघ, जो आपका एनिमल जगत होता है उसमें कई सारे आपके संघ होते हैं, तो उसमें एक संघ है आपका ऑर्थोपोडा। इस संघ में ये पाया जाता है, क्रैब की कैटेगरी का है, इसीलिए इसे किंग क्रैब भी कहते हैं। और लिम्यूलस जो है इसे एक जीवित जीवाश्म माना जाता है। अगर हम अदर जीवित जीवाश्मों की बात करें, किस किस को माना जाता है, जैसे इसको मानते हैं। इसके अलावा जो ऑलिव रीडले कछुए होते हैं उनको भी माना जाता है। इसके अलावा जो लाल पांडा होते हैं, क्वाला होते हैं, उनको भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है। तो देखिए, सबसे भारी धातु के बारे में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी और आयोग ने उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, सबसे हल्की धातु।
सबसे भारी धातु है आपकी ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस कौन सी है। तो देखिए, नोबल गैस को लेकर के, आदर्श गैस को लेकर के, इनर्ट गैस इनको कहते हैं, उत्कृष्ट गैस इनको कहते हैं, निष्क्रिय गैस इनको कहते हैं। कई सारे क्वेश्चन हमने देखे लास्ट के 2 वीडियो में। एक और क्वेश्चन इन्हीं से आपका बना कि जो आपकी 6 आदर्श गैसें हैं उनमें सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सी गैस बनाती है। सही आंसर है हमारा ज़ीनॉन गैस। जो ज़ीनॉन गैस है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, इसका नाम भी याद करना है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? ज़ीनॉन को कहते हैं। और यही गैस सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है, यौगिक बनाती है आपकी आदर्श गैसों में से। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन सा है। तो देखिए, कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल होता है जो बुलेट प्रूफ कांच होता है, जो ग्लास होता है बुलेट प्रूफ, उसको बनाने में आपका लेक्सन जो पॉलीमर होता है इसका इस्तेमाल होता है। 2 बातें आपको याद करनी है। अगर पूछेगा बुलेट प्रूफ कांच में तब आप बताएंगे लेक्सन, और अगर पूछेगा बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका इस्तेमाल होता है तब केवलर का इस्तेमाल होता है। इन दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो एंजाइम को लेकर भी आपको याद होगा क्वेश्चन बना था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं टॉपिक से, इसीलिए हम यहां पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करते हुए चलते हैं और साथ में कोशिश करते हैं सारी चीजों को वहीं पर देख लें। तो एक और क्वेश्चन आपसे बना एंजाइम को लेकर के। एंजाइम क्या होते हैं? हमने बात करी थी, हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कौन? एंजाइम। इसीलिए इनको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा देते हैं। ये हमारे अंदर की जो रिएक्शंस हो रही है हमारे शरीर के अंदर उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं, इसीलिए एंजाइम को जैव उत्प्रेरक बोला जाता है। ठीक है, सभी एंजाइम क्या होते हैं ये भी हमने बात करी थी। सारे के सारे एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। यानी एंजाइम क्या है? एंजाइम एक खास तरीके का प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन की तीव्रता को बढ़ा देता है, उसकी गति बढ़ा देता है। क्वेश्चन यहां पर यह बना है एंजाइम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। तो यह किया था कुहने ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विल्हेम कुहेन इसका पूरा नाम है। इसी के द्वारा सबसे पहले एंजाइम शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि एंजाइम की पहचान जैव उत्प्रेरक के तौर पर किसने करी। यह क्वेश्चन अलग है, शब्द इसने दिया लेकिन इसकी पहचान ये जैव उत्प्रेरक के तौर पर कि ये रिएक्शंस को बढ़ा रहे हैं, उनकी गति बढ़ा रहे हैं, ये करी थी बर्जिलियस ने। ठीक है, बर्जिलियस का नाम आपको पता होगा। एक क्वेश्चन बना था जो आपके प्रोटीन होते हैं इनकी खोज किसने करी, इसको नाम किसने दिया। तो प्रोटीन शब्द के बारे में बोलेगा तो बर्जिलियस, और उसी ने सबसे पहले एंजाइम की पहचान करी थी जैव उत्प्रेरक के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बन परमाणु के स्वतः जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखिए, कार्बन परमाणुओं में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसकी वजह से जो कार्बन के बहुत से परमाणु होते हैं, अलग अलग कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़ी सी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इस गुण को बोला जाता है कैटिनेशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की क्षमता, खुद से जुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? कैटिनेशन बोला जाता है। यह भी आपसे पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा पहले विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से किस गैस का प्रयोग एक रासायनिक हथियार की तरह किया गया था। तो यह भी आपसे यूकेपीएससी ने पूछा। देखिए, पहला वर्ल्ड वॉर जो आपका 1914 से लेकर 1918 में हुआ, इस दौरान एक गैस जिसका इस्तेमाल केमिकल वेपन के तौर पर किया गया, वो गैस थी आपकी मस्टर्ड गैस। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जो 85% मृत्युएं हुई, जो हत्याएं वहां पर हुई, वो इसी गैस के कारण हुई। तो इसको आपने याद करना है। सल्फर मस्टर्ड भी इसको कहते हैं, सरसों गैस भी इसको कहते हैं और मस्टर्ड गैस भी इसी को कहते हैं। तो इसको आपने याद करना है। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान किसका इस्तेमाल केमिकल वेपन के तौर पर किया गया? मस्टर्ड गैस का किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
नींबू परिवार के अधिकांश फलों में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो देखिए, नींबू परिवार यानी कि जो सिट्रिक एसिड वाले आपके फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, जो खट्टे फल होते हैं, इनमें आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है? इनमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है जो आपके खट्टे फल होते हैं उनमें। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, एसिडिक रेन के बारे में यहां पर पूछा है। एसिडिक रेन की अगर हम बात करें, देखिए जो पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, जब बारिश होती है, उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी वर्षा के जल का अगर मान जो है, आपका पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? इससे कम होता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, किसकी वजह से एसिडिक रेन होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, किसकी वजह से होती है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण एसिडिक रेन होती है। क्वेश्चन बनेगा एसिडिक रेन के अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? आप बताएंगे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही वर्षा के जल का पीएच मान इस संख्या से कम होता है, उस वर्षा को अम्लीय वर्षा बोला जाता है। यह है 5.6। एक और नंबर याद करना है आपने, 5.5। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे मुंह का पीएच मान कितने से अगर कम हो जाए तो हमारे दांतों में जो सड़न होती है वो शुरू हो जाती है। तो वो है आपका 5.5। यानी अगर हमारे मुंह का पीएच मान इस संख्या से कम हो गया तो हमारे दांतों में सड़न होना शुरू हो जाएगा। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, पीएच मान को लेकर के, पीएच स्केल को लेकर के आपसे क्वेश्चन बन जाता है। पीएच मान की अवधारणा किसने करी थी? जो पीएच स्केल हम मानते हैं 0 से 14 लेकर के, जो हमें एसिडिक और बेस और न्यूट्रल के बारे में बताता है, इसकी अवधारणा को 1909 में सोरेनसेन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दी थी पीएच स्केल? सोरेनसेन ने 1909 में। इनके तहत 0 से 14 लेकर यहां पर नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक जो पढ़ते हैं उनको एसिडिक नेचर का माना जाता है। 7 से ऊपर वालों को बेस नेचर का यानी कि क्षार उनको माना जाता है। और 7 पर होता है आपका न्यूट्रल। पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, किसका पीएच कितना है वो पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का बहुत बार आता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, दूध के पीएच मान की बात करें, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। हमारे मुंह में जो लार होती है, लार का पीएच मान भी 6.4 होता है। शराब की बात करें, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरके की बात करें, उसका 2.4 होता है। नींबू की बात करें, उसके रस का 2.2 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पीएच वैल्यू जो पूछी जाती हैं। समुद्री जल का भी पूछ लेता है, 8.4 उसका पीएच मान होता है। तो इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा एथलीट फूट किसके कारण से होती है? तो देखिए, जो एथलीट फ्रूट रोग होता है, जिसे टीनिया पेडिस कहते हैं, यह आपके फंगस के द्वारा होता है, यानी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा रोग किसके द्वारा होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो आपका एथलीट फूट है, ये आपके फंगस के द्वारा यानी फंगाई के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। कवक से होने वाले रोगों की हमने एक ट्रिक को देखा था कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसको हमने देखा था, इसको आपने याद कर लेना था। क्या क्या होता है इसमें? तो देखिए, गंजा से आपका आता है गंजापन, दमा से आता है आपका दमा, ठीक है, दाद, खाज और एथलीट फ्रूट, ये सारे रोग आपके कवक से होते हैं। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फ्रूट किसके वजह से होते हैं? फंगस की वजह से, कवक की वजह से। नेक्स्ट है हमारा BCG, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। BCG की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। बैक्यूलस कैलेमिट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका टीका लगाने से निम्न में से कौन सी बीमारी से बचाव होता है? आपने पढ़ा होगा कई बार BCG के टीके के बारे में। तो ये टीका होता है आपके क्षय रोग का, यानी टीबी का ये टीका होता है। तो इसको आपने याद करना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, BCG की फुल फॉर्म बता दीजिए और ये किसका टीका होता है? ये आपके क्षय रोग का टीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, परमाणु की खोज यहां पर पूछी गई है। एटम की खोज किसने करी थी? एटम की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा करी गई थी। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है
जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा नियम कहलाता है? तो देखिए जो न्यूटन है, न्यूटन के द्वारा 3 लॉज दिए गए थे जिनको हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उनमें से जो पहला न्यूटन का नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, और अगर कोई वस्तु चलन अवस्था में यानी कि चल रही है तो वो चलती रहेगी, मूव करती रहेगी, जब तक उन वस्तुओं पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये कहता है आपका न्यूटन का पहला लॉ। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है, यानी फैटी एसिड है मोनोसैचुरेटेड। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था। सही आंसर है ऑलिक एसिड। कई सारे आपके मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल होते हैं, उनमें जो सबसे फेमस वाला है वो आपका ऑलिक अम्ल होता है। इसको आपने यहां पर याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सोनार का उपयोग करते हैं। तो देखिए सोनार में जो आपका सोनार होता है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है, कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल सोनार में किया जाता है? सही आंसर है हमारा जो प्राश्रव्य ध्वनि होती है, अल्ट्रासाउंड जो हमारी होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड होगा यहां पर, अल्ट्रासोनिक साउंड, इनका इस्तेमाल सोनार में किया जाता है। कौन से होती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स? वे ध्वनियां जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि होती है, जिनको हमारे कान सहन नहीं कर सकते। हमारे कानों की ध्वनि जो क्षमता है वो कितनी है? हमारे कानों की क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। जो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर है उनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड, और जो 20 हर्ट्ज के नीचे है उनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, हम दोनों ही कंडीशन में नहीं सुन सकते। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो भी नहीं सुन सकते, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। इन दोनों को आपने याद करना है। आपसे पूछा जाता है मानव के कानों की क्षमता कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक ये क्षमता होती है। इसके ऊपर वालों को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड, जिनका इस्तेमाल सोनार में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है? तो देखिए जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका 760 mmHg। इसको याद करना था आपने। ठीक है, जो सामान्य वायुमंडल दाब होता है वो कितना होता है? 760 mmHg। लेकिन यहां पर आपको ये नंबर नहीं दिखेगा। उसने क्या करा एग्जामिनर में, ये एग्जाम के ही ऑप्शंस हैं, एग्जाम में उसने इस mm को जो 760 mm था इसको उसने सेंटीमीटर में बदल दिया। इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, और साथ में Hg, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने याद करना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी थोड़े से घुमा देता है। तो जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या था? इस वाले चीज को उसने सेंटीमीटर में बदल दिया, 76 सेंटीमीटर, और साथ में आपका Hg। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? दोनों बातें आपसे पूछी जाती हैं, हाइड्रोजन बम के बारे में और परमाणु बम के बारे में। हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है, और जो परमाणु बम होता है वो न्यूक्लियर फिशन के ऊपर, नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। दोनों आपने याद करना है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसको कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बम को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर को यह श्रेय जाता है हाइड्रोजन बम को विकसित करने का, इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मार्स गैस मुख्य रूप से होती है। तो मार्स गैस में भी आपका जो मेन कंपाउंड होता है, जो मेन तत्व होती है वो आपकी मीथेन होती है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कौन किसमें मेन कंपोनेंट होता है वो पूछा जाता है। जैसे हमने देखा था गोबर गैस में मीथेन होती है, एलपीजी में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में अगर आपसे दोनों में से एक को चुनने के लिए आए, हमने बात करी थी ना एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनने को आए तो आप ब्यूटेन को चुनेंगे। ठीक है, और अगर दोनों चुनने का ऑप्शन हो तो फिर आप दोनों को चुनेंगे।
इसी प्रकार मार्स गैस की बात करें तो इसमें आपका जो मेन होती है वो मीथेन होती है। इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है जनरल साइंस सीरीज, जिसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूकेपीएससी के द्वारा, यूकेएसएससी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन कुछ दिनों में हम कवर कर जाएंगे। उनके भी ऊपर काम चल रहा है, कई सारे क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर चुका हूं। बहुत जल्द आपकी कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सिंगल वीडियोस में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।